नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 5 और हमारे जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, हमने 2 कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भावार्थ और शब्दार्थ के साथ पढ़ी। वो कविताएं थी, एक तो थी उत्साह, जिसमें बादलों के बारे में वर्णन किया गया था, यानी मानव का बादलों पर आरोपीकरण किया गया था, और दूसरी हमारी कविता थी अट नहीं रही है, यानी फागुन मास की जो सौंदर्यता है वो समा नहीं रही है। तो बच्चों, हम उत्साह के प्रश्न उत्तर जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम हमारी कविता अट नहीं रही है कि जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं हम उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? देखो बच्चों, छायावाद कौन से काल में आया? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जो छायावादी कवि थे उन्होंने प्रकृति से संबंधित रचनाएं रची, और जो प्रकृति से संबंधित रचनाएं रची उनका मानवीकरण किया, यानी उनको मानव के जो कार्यक्रम है या क्रियाकलाप है या जो क्रिया व्यापार है मानव का, उसको प्रकृति के क्रिया व्यापार से जोड़ करके इन्होंने ये कविताएं रची। तो हमारा प्रश्न ये है कि इसकी जो खास विशेषता वो ये है कि अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बैठाना, यानी कवि के अंतर्मन में प्रकृति से संबंधित जो चीजें हैं वो बाहर की दुनिया के जो भाव हैं उनसे किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जाता है, वो कविता की किन पंक्तियों में आया है। तो हम कविता की ये जो निम्न पंक्तियां हैं, कौन सी कविता है? अट नहीं रही है, यानी कि फागुन माह की जो शोभा है, जो बसंत ऋतु की शोभा है, वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी इतनी खूबसूरत लग रही है, मनमोहक लग रही है कि वो समा नहीं पा रही है, यानी अट नहीं रही है और सट नहीं रही है। तो वो जो पंक्तियां आई है वो पंक्तियां हम यहाँ देखते हैं कविता में। आभा फागुन की तन की सट नहीं रही है। आभा का मतलब चमक, तन मतलब शरीर, फागुन मतलब फागुन मास का जो महीना है, सटना मतलब समाना नहीं रही है, यानी कि फागुन मास की जो देह है, यानी प्रकृति की जो देह है, देखो प्रकृति की स्वयं की कोई देह नहीं होती है, देह मानव की होती है। तो ये क्या है? तन मानव का होता है या तन किसी भी जीव का होता है, लेकिन यहाँ किस पे इसको आरोपित किया है? प्रकृति पर, यानी फागुन मास पर। जो फागुन मास की देह रूपी प्रकृति है उसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि वो सट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में मानवीकरण द्वारा फागुन की शोभा का मानव मन में उठी उमंगों का रूपक दिया गया है। जो फागुन माह में जो शोभाएं हैं वो मानव के मन को किस प्रकार उद्वेलित कर रही है, ये इन पंक्तियों में बताया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए हैं, यानी फागुन मास की जो प्रकृति है, जो बसंत ऋतु है वो, और मानव का जो अतरंग जीवन है या अतरंग मन है, वो दोनों एक हो गए हैं। देखो आगे, देखो ये पंक्तियां, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी फागुन मास जो इतना सुंदर है, यानी इसकी प्रकृति इतनी मनमोहक है कि जब हम उसमें सांस लेते हैं तो जो सुगंध में वातावरण है, फूलों की जो सुगंध है, उससे क्या होता है? घर घर भर देते हैं, पूरे घर में, यानी जितने भी संसार में घर है सब में सुगंध भर जाती है। और उड़ने को नभ में तुम, यानी ऐसा मन करता है, क्या करते हैं? पर पर, यानी पर का अर्थ है, एक पर का अर्थ है बच्चों पक्षी, एक पर का अर्थ है यहाँ पक्षी, और दूसरे पर का यहाँ अर्थ है पंख। यानी कवि ये कहना चाहता है कि फागुन मास की प्रकृति इतनी सुंदर होती है, इतनी मनमोहक होती है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो सुगंधित सांस हमारे अंदर जाती है, और पूरे वातावरण में क्या हो जाता है? पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। साथ ही मन करता है उड़ने के लिए, किसमें? नभ में, यानी आकाश में उड़ने का मन करता है, पक्षी बन के पंख लगा करके आकाश में उड़ने का मन करता है। तो ये जो कविता आई है, इसमें जो ये पंक्तियाँ आई है, ये दोनों ये पंक्तियाँ हैं जो फागुन और मानव दोनों को एक कर रही हैं। देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है?
यानी फागुन की सुंदरता इतनी अच्छी है कि कवि की आंख उससे उस प्रकृति से हट ही नहीं रही है। कवि का मन नहीं कर रहा कि उस फागुन की सुंदरता को देखते हुए अपने मन को हटाए। देखो, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय बसंत ऋतु के आगमन से, फागुन का जो महीना होता है, देखो हिंदी मास होते हैं चैत, वैशाख, फागुन, माह, जेठ, आषाढ़, साढ़, सावन जो होते हैं। तो ये जो फागुन का महीना होता है ये हमारे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से फरवरी का अंत और मार्च के शुरू में आता है। ये वो महीना होता है जिसमें फाग उड़ता है, यानी होली आती है और बसंत ऋतु आती है। सब इन दिनों में फसलों पर फूल आ जाते हैं, सरसों में पीले पीले फूल खिल जाते हैं। तो वसंत ऋतु इतनी सुंदर हो जाती है, यानी प्रकृति बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण हो जाती है। तो कवि कह रहा है कि मेरी आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति की शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। रंग बिरंगी कैसे हो जाती है? वसंत ऋतु में हर तरीके के कलरफुल यानी रंगीन पुष्प खिलते हैं। तो कवि का मन क्या चाहता है? कवि का मन उस शोभा को लगातार देखता रहना चाहता है, इसलिए वह उसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है। किसको निहारता रहता है? वसंत ऋतु यानी फागुन मास की सुंदरता को कवि निहारता ही रहता है और चाह कर भी वह अपनी आंख को उस पर से नहीं हटा पाता है। यानी उसकी प्रकृति की जो सुंदरता है वो इतनी मनमोहक है, मन को मोहने वाली है कि कवि चाह कर भी, यदि कवि चाहे कि मैं अपनी जो आंखें हैं अपनी आंखें बंद कर लूँ इस प्रकृति को देख करके, तो वो नहीं कर पा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? देखो, कवि ने क्या किया है? कवि जैसे सुमित्रा नंदन पंत थे वो प्रकृति के चितेरे कवि थे, उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने भी प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया और बादल इनका प्रिय विषय रहा है। तो प्रकृति का जो इन्होंने वर्णन किया है वो किन किन रूपों में किया है वो हम देखते हैं। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है। क्योंकि क्या है, क्या चल रहा है? फागुन का महीना चल रहा है, बसंत ऋतु आई हुई है। तो क्या हो रहा है? प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई है, यानी सब जगह प्रकृति की शोभा छाई हुई है और ऐसी प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। यानी कि कवि को जो फागुन मास है, जो बसंत ऋतु है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति की शोभा सर्वत्र यानी सब ओर छाई हुई है और वह जो कवि है उससे हर स्थिति में क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। किससे? प्रकृति से। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्यता, पेड़ पौधों में आए नव किचलियों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रही है। उसे प्रकृति की सुंदरता कहाँ दिखाई दे रही है? एक तो पेड़ पौधों में जो नए नए फूल खिल रहे हैं उनमें दिखाई दे रही है, साथ ही जो नए नए पत्ते आए हैं उनमें दिखाई दे रही है, कपोलों में दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों में कवि को प्रकृति की सुंदरता दिखाई दे रही है। हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वृक्ष पर जब लाल और हरे हरे, हरितिमा और लालिमा दोनों दिखाई दे रही है, यानी हरे हरे वृक्षों पर लाल लाल फूल जो खिले हुए हैं वो इस प्रकार लग रहे हैं मानो वृक्षों ने क्या किया है? अपने उर में यानी अपने हृदय पर या अपने गले पर उन पुष्पों की माला, बनमाला पहन रखी है। अब देखो, फूलों की सुगंध, ये तो नवकिशल है और जो फूलों की माला है, फूल खिल रहे हैं, वो तो प्रकृति की शोभा बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही देखो, फूलों की सुगंध मत वाली वायु के साथ प्रसारित होकर प्रकृति में ही नहीं तन मन पर भी छा रही है। यहाँ देखो कवि क्या कह रहा है भाई, सांस जब हम ले रहे हैं, घर घर के वातावरण को प्रकृति की सुंदरता है वो महका रही है। क्या कर रही है? जो सुगंध आ रही है फूलों की वो केवल सर्वत्र ही नहीं छा रही, तन मन पर भी, व्यक्ति के या मानव के तन मन पर भी छा रही है और उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लोगों पर पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहे हैं? उनके मन उमंगित हो रहे हैं। उमंगित हो रहे हैं मतलब खुश हो रहे हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मानव मन खुश हो रहा है और कवि इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है और वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। किस वजह से कवि नहीं हटा पा रहा है? क्योंकि प्रकृति की सुंदरता बहुत अधिक है और इतनी अधिकता और व्यापकता होने की वजह से कवि अपनी आंख कहाँ से नहीं हटा पा रहा है? प्रकृति की सुंदरता से नहीं हटा पा रहा है। देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है?
देखो फागुन में कौन सी ऋतु आती है? फागुन में वसंत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु आती है। और वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और नई नई फसलें आती है, उन फसलों पर नए नए फूल खिलते हैं। जैसे फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मादकता से परिपूर्ण होता है या पूरित होता है। मादकता से यहाँ मतलब है मन को मोहने वाला वातावरण। कैसा वातावरण? मन को मोहने वाला या हमें अपने आप को अच्छा लगने वाला। उसकी यह मादकता यानी उसका मन को मोहने वाला यह और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। देखो सर्दी ऋतु आती है, बहुत ठंड लगती है ना, कई बार हम सर्दियों में काम भी नहीं कर पाते हैं। और गर्मी ऋतु आती है तो गर्मी से हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिन में अपना काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वसंत ऋतु आते ही क्या होता है? मौसम बहुत मादकता परिपूर्ण और कैसा हो जाता है? सुहावना हो जाता है। ये इसलिए यह इसे अन्य ऋतुओं से भिन्न करता है। देखो फागुन के महीने में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती है। रंग बिरंगी किससे बनती है प्राकृतिक शोभा? फूलों के खिलने से। यानी फूल अलग अलग रंगों के होते हैं। हरे हरे पत्तों पर, हरे हरे पेड़ों पर जब अलग अलग रंग के लाल पीले हरे नीले फूल खिलते हैं तो उनकी शोभा देखते ही बनती है। और पेड़ पौधों की जो डालें होती है वो नवीनता से जहाँ सुशोभित हो जाती है। यानी पेड़ पौधों की डालों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, छोटी छोटी कपोलें उनमें फूटने लगती है, लाल लाल हरे हरे पत्ते उन पर आने लगते हैं। वहीं वे क्या करती हैं? मनिहारी फूलों से सुसज्जित होकर चारों ओर पवन के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगती है। देखो एक तो पेड़ पौधों पे छोटे छोटे नवकिसले आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे पत्ते आ जाते हैं, साथ ही उन पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और जब पवन चलती है, हवा चलती है तो वो डालियां जब हिलती है तो उन फूलों की सुगंध है जो सारे वातावरण में फैल जाती है। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर चहकने लगता है। इस मौसम में आप देखो कोयल, मोर, पपिया, जितने भी पक्षी होते हैं वो बसंत ऋतु में प्रातःकालीन से ही चहकने लगते हैं। यानी पक्षी तो चहकेंगे ही, क्योंकि आप देखो कभी भी यदि बहुत तेज गर्मी हो रही हो और अचानक बादलों का मौसम हो जाए और या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ थोड़े मतलब पेड़ पौधे हो तो आप देखो पक्षी अपने आप चहकने लगते हैं। तो वसंत ऋतु में तो पक्षी अपने आप चहकेंगे ही। तो पक्षियों का क्या, मानव मन भी उमंगित होने लगता है। यानी मानव का जो मन है वो भी बहुत प्रसन्न रहने लगता है। कौन सी ऋतु में? केवल वसंत ऋतु में। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी। देखो जो दो कविताएं आई थी उत्साह और अट नहीं रही है, इनके आधार पर हमें काव्य शिल्प लिखना है। मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ, भाव शिल्प का हर कविता के अंदर दो शिल्प होते हैं, एक तो भाव शिल्प या भाव जगत और एक होता है काव्य शिल्प। क्या होता है? काव्य शिल्प। भाव के अंदर हम उसका भावार्थ निकालते हैं और काव्य के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा रस आया है, कौन सी बोली आई है, किस प्रकार की भाषा है, कौन से अलंकार आए हैं, कौन सी ध्वनि आई है। तो ये सब चीज़ें हम काव्य शिल्प में देखते हैं। तो कवि की जो हमने ये कविता पढ़ी है अट नहीं रही है, इसका जो हम काव्य शिल्प है वो अभी यहाँ देखेंगे। तो देखो बच्चों, निराला के काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति चित्रण के माध्यम से मन के भावों को अभिव्यक्ति देना। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया है? सबसे पहला काम उन्होंने किया है मन के भावों को अभिव्यक्ति दिए, यानी मन के भावों को बाहर निकाला है, प्रकृति के साथ मन के भावों को जोड़ा है। यानी प्रकृति जो दिखाई दे रही है वो मानव मन के जो अंतर मन के, मानव के मन यानी मानव का जो अंतर मन है उसे प्रकृति के साथ में जोड़ दिया गया है। इन कविताओं में देखो ये जो दोनों कविताएं आई है, ये जो कविता आई है अट नहीं रही में फागुन के सुहाने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया गया है। इसका काव्य शिल्प है, यानी कैसी सरसता है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है। कौन सा रस है? इसमें माधुर्य रस है, यानी फागुन का सुहाना मौसम, उसका मादकता भरा वातावरण और सरसता के साथ उसका वर्णन किया गया है। साथ ही निराला के काव्य शिल्प की दूसरी विशेषता क्या है कि प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना। मैं आपको शुरुआत में भी बता चुकी हूँ, जो कवि की जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने प्रकृति का जो क्रिया व्यापार है, प्रकृति का क्रिया व्यापार क्या है? जैसे फूलों का खिलना, नए पत्तों का आना, फूलों की सुगंध का फैलना, मौसम का सुहावना होना, बादलों का घिराना, पक्षियों का चहकना, ये सब क्या है? ये प्रकृति के क्रिया व्यापार है। और उनके साथ ही मानव को, मानव के जो क्रिया व्यापार है उनको जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यानी जब प्रकृति
में से पुष्प की सुगंध आ रही है तो क्या हो रहा है, सारा वातावरण कैसा हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। घर घर के अंदर सुगंध हो रही है, श्वास श्वास में सुगंध हो रही है। और पर यानी कि जो पक्षी है वो प्रकृति के ही एक अंग है। तो वो क्या करते हैं, जब मौसम अच्छा होता है तो वो नभे यानी आकाश में चारों तरफ उड़ते हैं। तो उसी प्रकार मानव भी क्या करता है, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है वसंत ऋतु में, और वो भी पंख लगाकर उस नभ में उड़ जाना चाहता है। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखा है, यानी प्रकृति के क्रिया व्यापार को मानव के क्रिया व्यापार के साथ जोड़ दिया है। अर्थात यहाँ मानवीकरण किया गया है। क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति की झांकी में मानव झांकी का अवलोकन किया है ना। प्रकृति और मानव को आपस में एक कर दिया है। जैसे कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, यानी जब पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, यानी जब पौधे श्वसन क्रिया कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से ये है कि पौधे श्वसन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, जब फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही है तो घर भर देते हो, यानी जब फूलों की सुगंध चारों तरफ फैलती है तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है, मनमोहक हो जाता है और सुगंधित हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी कि प्रकृति इतनी शोभायमान हो रही है कि मानव का मन भी पक्षियों की तरह पंख लगाकर उड़ने को कर रहा है। इसके साथ ही उत्साह कविता में भी मानवीकरण का एक उदाहरण देखो। ये हमने अट नहीं रही कविता जो फागुन महीने के बारे में बताया गया है, और ये हमने उससे पहले उत्साह कविता जो पढ़ी थी जिसमें बादलों का वर्णन किया गया था, उसका भी देखो मानवीकरण। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर का अर्थ भी यहाँ बादल है। क्या है, बादल। अब इसमें किस प्रकार मानवीकरण किया गया, इसमें देखो बादलों से हम कवि का ये मन के भाव है कि बादल तुम गरज गरज कर बरसो। कैसे बरसो, गरज गरज कर बरसो। घेर घेर घोर गगन, यानी गगन के अंदर, आकाश के अंदर तुम उमड़ घुमड़ करके आ जाओ और फिर बादल तुम गरजो और उसके पश्चात मूसलाधार बारिश करो। ये कवि ने बादलों के लिए कहा है, लेकिन यहाँ मानवीकरण क्या किया गया है, यहाँ शोषित वर्ग को कहा गया है कि तुम उठो, तुम खड़े हो। कमजोर वर्ग, उपेक्षित वर्ग को ये कहा गया है कि तुम उठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और उस शोषक वर्ग को क्या करो, अपने समान बनाओ। यानी शोषक वर्ग जो तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है उसको तुम थोड़ा झुकाने का प्रयास करो। उसी प्रकार यहाँ बादलों से कहा गया है कि तुम गरज गरज कर बरसो। तो बादलों के ऊपर शोषक वर्ग को आरोपित और शोषित वर्ग को भी आरोपित किया गया है। तो देखो बच्चों, निराला के काव्य की ये दो विशेषताओं के साथ में तीसरी विशेषता क्या है, गीति शैली। गीति शैली का मतलब जितनी भी कविताएं हैं उनकी वो गाने योग्य है, यानी हम उनको कविताओं के रूप में गा सकते हैं। इन कविताओं में गीति शैली के गुण दिखाई देते हैं, साथ ही संक्षिप्तता है। आप देखो कितने छोटे छोटे संक्षिप्त शब्दों के अंदर कविता लिखी गई है। अनुभूति, जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक स्थायी भाव की अनुभूति होती है, जो रस है वो हमारे अंदर आता है, हमको हमारे मन को एक अच्छी अनुभूति होती है। प्रवाहमयता, यानी कि जो कविता है वो प्रवाह के साथ चली आ रही है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। साथ ही गेता यानी गाने योग्य है। कवि निराला के काव्य शिल्प की अन्य विशेषता है सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता या सांकेतिकता। हर चीज को संकेत के द्वारा बताया गया है। बादलों को मानवों पे आरोपित किया गया है और मानवों को बादलों पर आरोपित किया गया है। और लघु शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितने, कौन से शब्दों का, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषताएं कविता में परिलक्षित हो रही है। इन विशेषताओं के अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली और प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। मतलब इसमें तद्भव शब्द कहीं नहीं आया है। देखो बच्चों, तद्भव शब्द ब्रजभाषा और अवधी भाषा में अधिक आते हैं और उनको हमको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन तत्सम शब्द जो खड़ी बोली के, जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं, ये उसके शब्द आए हैं और इनमें प्रतीकात्मकता या संकेतात्मकता का भी प्रयोग हुआ है। इन कविता में काव्य शिल्प की विशेषताओं के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता का, तत्सम शब्दावली और खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो काव्य शिल्प की विशेषताओं के रूप में हुआ है। देखो बच्चों, आज हमारा ये पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का
कविता, जिसमें 2 कविताएं थी, उत्साह और अटनाई रही, सह प्रसंग, व्याख्या और शब्दार्थ के साथ आज संपूर्ण हो गया। साथ ही हमने आज इनके दोनों कविताओं के अभ्यास प्रश्न भी कर लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक में थे। बच्चों, आप जो जितने भी पद भाग है उनको भावार्थ के साथ यानी सह प्रसंग के साथ उनका भावार्थ करने और शब्दार्थ करने का प्रयास कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर भी याद कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।